अरे कोई है? अरे निकालो, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। निकालिए क्या? एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने को मत। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं चैनल पे आया नहीं हूँ और मैं ब्रेक लेना चाह रहा था क्योंकि मैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल से फेडअप हो चुका था। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थक चुका हूँ पाकिस्तान फ़ुटबॉल में जो बकवास चलती रहती है आए दिन, और मैं थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहता था और मुझे मेंटली एक ब्रेक चाहिए थी क्योंकि मैं फटीक हो चुका था। सो द थिंग इज़ कि नेशनल चैलेंज कब स्टार्ट हो गए। अब इसको मैं नेशनल चैलेंज कब बोलूँ या मैं इसको कुछ और बोलूँ, क्योंकि मुझे तो ये एक मजाक ही लग रहा है क्योंकि इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो नहीं रही। 90% या 95% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि यार नेशनल चैलेंज कब हो रहा है मुल्क के अंदर। ठीक है, उनको आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। और कहा यह जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट कप कंपटीशन है जी, 45 ईयर्स से चल रहा है, 44 ईयर्स से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन में इतनी सिक्कत नहीं है कि यार वो इसकी ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ अपने PFF का जो यूट्यूब चैनल है ना उसके ऊपर ही कर लें, या कोई फेसबुक का उनका चैनल है तो उसी पे कर दें। ठीक है। दूसरा, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि भाई बेसबॉल जो ग्राउंड है उसके अंदर आप जो इनका ट्रेनिंग ग्राउंड है जिन्ना स्टेडियम के बाहर, वहाँ पे ये नेशनल चैलेंज कब हो रहा है। पहले तो मेरा PFF से ये सवाल है कि मुझे बता दें कि आप जिन्ना स्टेडियम में सारे मैचेस क्यों नहीं करा रहे, प्रॉब्लम क्या है। ग्रुप स्टेज आप जिन्ना स्टेडियम में क्यों नहीं करा रहे, ये जिन्ना स्टेडियम के बाहर आउटस्कर्ट्स में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के गिरदो नवा में क्यों हो रहा है, उधर क्यों हो रहा है, ये मुझे बता दें। फिर जो कुछ वीडियोस निकल के सामने आई हैं वहाँ पे घास जो है वो अनइवन है, एक जगह से घास बहुत ज़्यादा उगी हुई है, एक जगह से बिल्कुल नीचे बैठी हुई है, पिच जो है वो ऊपर उठी हुई है, और कुछ जगह पे बिल्कुल फ्लैट है, कुछ जगह पे पत्थर है। फिर जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये जो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करता धरता है, उन्होंने इतनी जहमत नहीं की है कि भाई नेशनल चैलेंज कब हो रहा है तो वो जो पेनल्टी बॉक्स का वो जो पेंट नहीं होता वाइट वाला, जिससे पेनल्टी बॉक्स का वो बनता है, पूरा लकीर शकीर बनती है, जो डी बनता है जिसको आप कहते हो कि जी ये डी है, ठीक है, वो तक लगाने की जहमत नहीं की है इन्होंने। तो मैं तो पहले तो अंदर से मैं शुक्र कर रहा था कि ये ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, वरना जितने नेपाली बांग्लादेशी भाई हमारे, इंडिया के जो भाई हैं हमारे, और जो भी पूरी दुनिया है, वो सारी हमारा मजाक उड़ाती, लान तान करती हमें कि ये मैयार है तुम्हारा, इतना थका हुआ तुम्हारा फुटबॉल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तुम्हारा। अगर जिसने भी वो लाइव मैच देखा हुआ है ना, उसने मुझे यही रिपोर्ट करके बताया कि भाई शान भाई मामलात जो है ना वो बहुत ख़राब है। ऊपर से जी स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन साहब आ गए हैं, वो जो है ये इस लेवल की और इस मयार की फ़ुटबॉल देखेंगे, जिस लेवल और मयार की फ़ुटबॉल देखने से इंसान को जो है ना चाहिए कि फिर वो अपनी जो आँखें हैं ना उस पर फिर तेज़ाब ही मल ले। इसके बाद जो ये हमें देखने को मिल रहा है, ब्रॉडकास्टिंग आपसे हो नहीं रही, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि GSV जो है वो फ्रेंचाइज लीग करवाएगी। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब, चलो फ्रेंचाइज पे मैं आता हूँ। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जो है ना, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन वो आ तो गए हैं। 15 तारीख से सुना है कि ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होने वाला है, 15 मई से 15 मई। दूसरा, जो हमारे 2 प्लेयर्स हैं वो अफगानिस्तान चैंपियंस लीग छोड़ के आ गए। एक है जी शायद दोस्त जो कि वापडा के डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं, दूसरे हैं जी हमारे लेजेंडरी जुनैद शाह, वो भी कैम्बोडिया वाले मैच का जो है वो हिस्सा थे प्लेइंग 11 में। जुनैद शाह जो है वो खेल रहे हैं ऐसे गार्डन्स के लिए, और ऐसे गार्डन्स के लिए उन्होंने 1-2 महीना पहले साइन किया था, और वहाँ से वो लोन पे गए थे अफ़गानिस्तान चैम्पियंस लीग के क्लब के लिए, जो कि पाकतिया वाहिदी पाकतिया FC है। तो वो लोन पे गए हुए थे अफ़गानिस्तान, अब वो वापस आ गए। अच्छा, सुनने में यह है कि उनकी मजबूरी है क्योंकि वापडा तो एक क्लियर कट डिपार्टमेंट है, ठीक है। ऐसे गार्डन्स जो है सुना ये है कि डिपार्टमेंट नहीं है वो, लेकिन उसने अपने आप को एज अ डिपार्टमेंट रजिस्टर किया है नेशनल चैलेंज कप में। जितने भी इसमें खेल रहे हैं ना, उन्होंने सब ने अपने आप को एज अ डिपार्टमेंट रजिस्टर किया है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है, आपको एज अ डिपार्टमेंट ही अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर ही आप नेशनल चैलेंज कप में खेल सकते हो। मुझे नहीं पता क्यों, ये आप हारून मलिक से पूछ लें फिर जाके, वो आपको बता सकते हैं। तो ये दोनों जिनको अफगानिस्तान चैंपियंस लीग में अपेरेंटली रिपोर्टेडली रूमर्स ये हैं कि 2 से 3 लाख रुपए पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिल रहे हैं महीने के, क्योंकि 1 महीने की लीग है, 20 तारीख को 25 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी, 1 महीने की लीग है अफगानिस्तान की।
तो इनको अपेरेंटली 2 से 3 लाख रुपए मिल रहे थे। वो ये छोड़ के इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी सरकारी नौकरियां यहाँ पे, और अगर ये यहाँ पे खेलने नहीं आते तो हो सकता है इनको फिर नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई तुम साला साल हमारे लिए खेलते नहीं हो, हम तुम्हें मंथली वेजेस देते हैं, पूरा साल हम तुम्हें वेजेस देते हैं, तो हम तुम्हें क्यों रखें भाई, हम फिर तुम्हें क्यों रखें जब तुम नेशनल चैलेंज कप पे हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, हो सकता है ये डिपार्टमेंट्स ने बोला हो, पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है अपनी नौकरियां बचाने के लिए वो आ गए हों। तो जुनैद शाह को तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे वापडा वाले केस में और शायक दोस्त वाले केस में ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, अब मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, कि नेशनल चैलेंज कप की जो मैच फीस है ना एक दिन की, वो कोई 5,000 या 10,000 होगी, 5,000 10,000, जहाँ तुम लोग एक महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे पाकिस्तानी प्लेयर्स। ठीक है, वहाँ तुम अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए आते हो, तुम जो हो वो मैच फीस लेते हो 5,000 10,000 की पे। चलो मान लेता हूँ तुम 10,000 रुपये लेते हो मैच फीस, तो 3 मैचेस तुम ग्रुप के खेलोगे, फिर तुम क्वार्टर फाइनल खेलोगे, फिर तुम सेमीफाइनल तक पहुँच गए तो 5 मैच खेलोगे, फिर तुम फाइनल तक पहुँच गए तो 6 मैच खेल लोगे, राइट। 60,000 कमा लोगे 12 दिन में, राइट। ऐसे ही सीन है, राइट। एज अ फुटबॉलर जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए एज अ फुटबॉलर, आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप एक फुटबॉलर हो, और आपकी होनी चाहिए ज़्यादा इनकम, और आपको पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए। हम दुनिया भर में देखते हैं लोग कितने पैसे कमाते हैं फुटबॉल खेलते हुए, उधर आप अपनी सरकारी नौकरी बचाने के लिए भागे भागे अफगानिस्तान से फिर आते हैं, और आप मुझे पता है कि आप मजबूरी में आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो रीज़न है जो मैं बोलता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क में डिपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए फुटबॉल के अंदर, इन द फुटबॉल सिस्टम, इकोसिस्टम, ये वो रीज़न है। तो बहुत ही अफसोस की बात है, और ऑब्वियसली 12 तारीख तक जुनैद शाह भी यहीं रहेगा और शायक दोस्त भी इधर ही रहेगा। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन सारों को देख रहा है, सारों के रेडार पे वो है, हो सकता है कुछ न्यू लड़के निकाले इस चैलेंज कप में से वो, ठीक है, जो कि ब्रॉडकास्ट तक नहीं हो पा रहे हैं लोगों से, तो होपफुली कुछ अच्छे लड़के वो निकाल लेगा, और डायस्पोरा प्लेयर्स पे भी उसकी नज़र होगी। एंड आई होप स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन इज़ वाचिंग अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं, अभी भी ज़ैनुल आबदीन इसहाक खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक सईद लड़का है वो खेल रहे हैं वहाँ पे, फिर अब्दुल्ला शाह खेल रहे हैं। सो अभी भी लड़के हैं वहाँ पे जो खेल रहे हैं, 9 लड़के गए थे, 2 वापस आ गए, तो आई होप कि ही इज़ वॉचिंग। अगली जो मैं बात करने वाला हूँ वो GSV पे और वो फ्रेंचाइज लीग पे, जो आप बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि यार शायद भाई फ्रेंचाइज लीग आने वाली है, फ्रेंचाइज लीग आने वाली है, ओहो हो, बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। चलो फ्रेंचाइज लीग मैं कहता हूँ चलो आ जाती है, इलेक्शंस करवाते हैं हारून मलिक साहब, फ्रेंचाइज लीग आ जाती है। क्योंकि अगर इलेक्शन से पहले आई ना फ्रेंचाइज लीग, और हारून मलिक ने फ्रेंचाइज लीग करवा दी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कराए बगैर, तो भाई आप पे लगना है सीधा सीधा बैन, क्योंकि फीफा बोलेगा भाई हमने हारून मलिक को खुद अपॉइंट किया, हारून मलिक तो इलेक्टेड है ही नहीं, हमने तो हारून मलिक को इसलिए अपॉइंट किया था कि भाई वो इलेक्शंस करवाए, और फिर जो बंदा है वो लीग स्टार्ट करवाए इलेक्शंस के बाद, जो बंदा है, राइट, वो तो इसलिए उन्होंने हारून मलिक को अपॉइंट किया था। हारून मलिक को इसलिए तो अपॉइंट नहीं किया था उन्होंने कि वो फ्रेंचाइज लीग लेके आए, ये उसका मैंडेट तो नहीं था। तो अगर तो ये पहले ही हो जाता है ना इलेक्शन से, तो मैं आपको एक बात 100% कन्फर्म कह रहा हूँ, आप पे लगना है फुटबॉल का बैन, आप पे लगा देना है फीफा ने बैन, मुफ्त में बैन लगाएगी आपके ऊपर सीधा सीधा, फिर आप रोते फिरेंगे, फिर पूरी कौम रोती फिरेगी, ओहो हो फुटबॉल छीन ली हमारे से, हमसे फुटबॉल छीन लिया आपने। तो बात ये है कि जो आपके पास है ना अभी, उसका फिर यही करो कि अभी थोड़ा शुक्र अदा करो, ताकि जो आपके पास है कहीं वो भी ना छिन जाए आपसे इस फ्रेंचाइज लीग के चक्कर में, ठीक है। बैन लगा तो फिर सब कुछ जाएगा, ये मैं बता दूं। तो बात बड़ी सिंपल है कि इलेक्शंस के बाद अगर ये आते भी हैं, चलो ठीक है, फीफा कहती है इलेक्शंस हो गए, अब GSV आ गई, GSV आ जाती है, वो कहती है जी हम फ्रेंचाइज लीग करवाना चाह रहे हैं। क्या GSV का जो मॉडल है वो इतना सस्टेनेबल है कि पाकिस्तान की जो कहते हैं कि इकॉनमी है, राइट, उसके अंदर वो चल सके? PFF में इतनी स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के मुल्क में इतनी स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल जो आपकी रिजीम्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। आपका तो मुल्क एक पागल खाना है, वो तो रोज़ हुकूमतें गिराता है और रोज़ हुकूमतें खड़ी कर देता है, ये तो आपको भी पता है। PFF भी आपका पागल खाना है, 6 साल हो गए हैं प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो सके
6 साल हो चुके हैं और प्रॉपर एक पीएफएफ का प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ नहीं सका इस मुल्क में, और आप चाह रहे हैं एक अनस्टेबल पीएफएफ के साथ आप फ्रेंचाइज लीग करवाएंगे जो कि एक सीज़न के बाद ठप, ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि सेकंड सीज़न तक ये जो फ्रेंचाइज लीग होगी ना, ये पहुँच ही नहीं पाएगी। इतना सस्टेनेबल मॉडल है ही नहीं इनका। पाकिस्तान में लीग करवाने का एक ही सोल्यूशन है, और वो लीग भी 1 साल बाद शायद होगी, ठीक है। वो अभी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थोड़ा लॉजिक के साथ ना सोच लिया करो, थोड़ा लॉजिकल होकर सोच लिया करो। यू डोंट हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लीग करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ता है। तो मैं, अली एहसन, शाहरुख भाई, वेंगरुल्ला, ये जितने भी लोग हैं, हम क्यों कहते हैं कि फ्रेंचाइज नहीं हो सकती? क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो जीडीपी आप उठा के देख लो, इंडिया का जीडीपी उठा के देख लो, और ये जो अमेरिका है उसका जीडीपी उठा के देख लो, जहाँ पे आप कहते हो ना कि ये 3 कंट्रीज़ में फ्रेंचाइजीज जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है। आप कहते हो कि वो ये जो 3 है इधर फ्रेंचाइज लीग सक्सेसफुल है, तो दुनिया में 211 ममालिक हैं, उसमें से ये 3 ही है जिसमें सक्सेसफुल हो रही है अभी तक फ्रेंचाइज लीग, ठीक है। उसका एक रीज़न है, उनकी इकॉनमी अच्छी होगी। ये भी सोच लिया करो कभी भाई कि पाकिस्तान में आपकी जो पूरी जीडीपी है ना, वो इंडिया की जो एक कंपनी है ना उसके बराबर जा रही है इस वक्त। पता नहीं कौन सी टाटा कंपनी थी या कौन सी कंपनी थी, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो आईएसएल जो है ना, वो दूर के ढोल सुहाने हैं, वो आपको अच्छा बहुत लगेगा, लेकिन वो आपके मुल्क में ना, जो अनस्टेबल मुल्क है, उधर नहीं चल सकता। वो पहले स्टेबिलिटी लेके आओ पागल खाने वाले मुल्क में, जो वो तो पिछले 76 साल से आई नहीं है आज तक, तो अब कैसे आएगी? तो बात ये है कि फ्रेंचाइज लीग तो आप भूल जाएं कि ये सक्सेसफुल होने वाली है। एक सीज़न होगा, ड्रामा होगा थोड़ा सा, हाँ, बड़ा हमने ढोल बजाएंगे, हमने फ्रेंचाइज लीग करवानी है, उसके बाद सारे भाग जाएंगे पैसा लेके, क्योंकि इनके पीछे जो लोग हैं ना, उनकी नियतों का मुझे पता है। देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, 11 टीमें क्लब्स की हों, 5 डिपार्टमेंट्स आप उनको कहो जी आप हमारे साथ काम करें, लेट्स मेक अ पार्टनरशिप। 16 टीमें हों पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, लाहौर, कराची अगर आपके लिए सस्टेनेबल है और अगर आप उसके लॉजिस्टिक्स अफोर्ड कर सकते हैं एज ए फेडरेशन, और इस्लामाबाद, ठीक है। कराची का मैं अभी डाउटफुल हूँ कि वो हो सकता है या नहीं, क्योंकि पीएफएफ के पास पैसा नहीं है। ये 3 जो सिटीज़ हैं, इधर आप कोशिश करें कि यार यहाँ पे क्या हो जाए, लीग फॉर्मुलेट हो जाए एक, और एक लीग खड़ी हो जाए। 3 स्टेडियम रखें आप कि यहाँ हमने लीग करवानी है, तभी पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल ऐसी लीग आ सकेगी जो कि सीज़न एंड सीज़न आउट चल सकेगी, और उसकी आप फिर ब्रॉडकास्टिंग करवाएं। ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लीग स्टार्ट इसी तरह होगी और कोई तरीका नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट्स को फेज़ आउट किया जाए। ये होना चाहिए मॉडल, और परवाज़ 2038 में भी यही मॉडल प्रपोज किया गया है, लेकिन शायद आपने वो पढ़ा नहीं है। हमारे जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग में। जुनैद शाह ने बहुत अच्छी फ्री किक मारी थी, बहुत अच्छा वो कर रहा था। अब्दुल्ला शाह जो था वो क्लीन शीट्स रख रहा था, 12 मैचेस लड़कों को मिल रहे थे, पैसा भी ये कमा रहे थे, लेकिन इनको अचानक से कह दिया गया कि जी आप वापस आ जाए। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि आगे क्या होगा। ओटिस खान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं फैसलाबाद के लिए एक दिन खेलना चाहता हूँ। तो फैसलाबाद का एक क्लब है जो कि नेशनल चैलेंज कप में भी खेल रहे हैं, माशा यूनाइटेड। इवन दो इट्स अ क्लब, लेकिन वो एज ए डिपार्टमेंट रजिस्टर हुआ है, जैसे कि मैंने बताया। तो माशा यूनाइटेड एक क्लब है, लायलपुर एक FCA क्लब है, जिधर मे बी सम डे ओटिस खान खेल सकता है। अगर यहाँ पे कभी ढंग की कोई लीग आ गई जिसमें कोई फॉरेन प्लेयर्स आ गए, तो मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद ही होगा ये। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईसा सुलेमान की जो टीम है, सुमकेत ने काराबाग को हराया, जो कि यूरोपा लीग में खेल रही थी इस सीज़न। शुरू में जो यूरोपा लीग स्टार्ट हुई थी उसमें काराबाग खेल रही थी। यूएफए यूरोपा लीग की बात हो रही है। उस टीम को पकड़ के ईसा सुलेमान की टीम ने हरा दिया है। दैट शोज़ हाउ ग्रेट ईसा सुलेमान इज़, एंड ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि 5-6 गोल्स वो मार चुका है इस सीज़न और वो सही खेल रहा है। दूसरी तरफ एतजाज़ जो है वो भी जिस क्लब के लिए खेल रहा है उसमें भी वो अच्छा खेलना शुरू हो गया। अभी उसने असिस्ट की है एतजाज़ हुसैन ने। और कुछ रिपोर्ट्स मुझे ये कह रही हैं, कुछ ये रिपोर्ट्स हैं कि एतजाज़ वाला जो मामला है वो हल हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जून में आएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन द फ्यूचर एतजाज़ का जो मामला है वो हल हो सकता है, एतजाज़ हुसैन का और उनके बीच में और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के बीच में एक सुलह हो सकती है। ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो सऊदी अरेबिया वाले मैच में खेलेगा, ठीक है। वीडियो एक तो पूरी देख लिया करो, ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा। बट इन द फ्यूचर उनके ताल्लुकात अमेंड हो सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। मुझे ये
रिपोर्ट्स मिल रही हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। दूसरा, नेपाल जो है, नेपाल वो सुनने में आ रहा है कि 5 मई या 6 मई को इन डेट्स के अंदर अंदर इंग्लैंड सी टीम के साथ खेलने वाली है, नेपाल की टीम जो मेन टीम है। तो एक अच्छा एक्सपोजर हो सकता है नेपाल की टीम के लिए, इट कैन बी अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर देम। और अगर इंग्लैंड की सी टीम है, मैं नहीं जानता उसके अंदर कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, बट इंग्लैंड इज़ अ ह्यूज टीम, ठीक है। अब ये देखना होगा कि वो जो द 3 लायंस हैं वो किस टीम को जो है वो फील्ड करते हैं अगेंस्ट नेपाल। तो ये अब देखना होगा कि किस तरह से वो मैच होता है। बट ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर है। नेपाल के जितने भी लड़के हैं और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको एक तो मुबारक हो। फेडरेशन की तरफ से मैं कहूँगा, फेडरेशन की थोड़ी बहुत तारीफ़ यहाँ पे करनी चाहिए। उसको मैंने पिछली बार क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन यहाँ पे तारीफ़ बनती है कि कम से कम यार एक नेशनल इंटरनेशनल टीम की सी टीम ही चलो समझ लो, करवा तो रहे हैं ना यार कुछ, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 से पहले कुछ तो करवा रहे हैं। फिर उनकी जो विमेंस टीम है वो अभी जॉर्डन से खेलने वाली है और लेबनान से खेलने वाली है। मेरे ख्याल से कोई 4 नेशंस टूर्नामेंट होने वाला है और उसके अंदर वो जाके खेलेंगे। तो विमेंस टीम को भी वो एक्सपोजर दे रहे हैं, ऑल नेपाल की जो फुटबॉल एसोसिएशन है। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो फुटबॉल एसोसिएशन है उधर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बैठा हुआ है इसलिए हो रहा है। और उसको फंड्स थोड़े बहुत दे रही है फीफा उस फेडरेशन को। वो बिल्कुल नल्ले नहीं है हमारी तरह कि 0 रुपया मिल रहा हो, 0 शून्य। दूसरा ये है कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और वो ये है कि शहजाद अनवर जो हैं उनके साथ हमारा पॉडकास्ट आने वाला है प्रो स्पोर्ट्स पे। तो प्रो स्पोर्ट्स पे संडे को ये आएगा पॉडकास्ट शहजाद अनवर के साथ, मेरा और साद भाई का, साद नासिर का। सो वो आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उसका मैं अभी हैंडल भी दे दूँगा, तो वो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें। एंड संडे को वो रिलीज़ होगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में? मोहन बगान और मुंबई सिटी के बारे में। और मोहन बगान और मुंबई सिटी फिर से आपस में एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। एक बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था भाई, महायुद्ध जो मैं कहता हूँ, अक्सर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, वो हो सकता है ऑन 4 मार्च 7:37 PM के करीब ये मैच है। और मैंने जो उड़ीसा और मोहन बगान वाला जो मैच था जो मैंने देखा था, उसका मुझे लिंक ढूंढना पड़ा बड़ी मुश्किल से। पहले तो मुझे लिंक नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान में लिंक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ESL का। और फिर मैंने रात के 2 बजे वो पूरा मैच निकाल के देखा, 90 मिनट। तो इट वाज अ ब्रिलियंट गेम, मतलब सॉल्ट लेक स्टेडियम में कमाल एक तो वो मैच था। दूसरा, एंटोनियो लोपेज हबास ने जिस तरह से मैनेजमेंट की है जब से जुआन फर्नांडो गए हैं, और जुआन फर्नांडो ऑब्वियसली उनके साथ मोहन बगान ने दे पार्टेड वेज विद हिम, और फिर एंटोनियो लोपेज आए और एंटोनियो लोपेज ने बिल्कुल काया पलट दी है, बिल्कुल पासा पलट दी है। इस वक्त मोहन बगान ISL की शील्ड भी जीत चुकी है और मोहन बगान ISL का जो मेन टाइटल है वो भी जीतने वाली है, क्योंकि इंडिया में ये माना जाता है कि जो प्ले ऑफ जीतेगा ना, जो ISL टाइटल जीतेगा वो मेन चैम्पियन है। दैट टीम इज़ द मेन चैम्पियन। ISL शील्ड जीतते रहो, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो सीन ये है वहाँ पे, ये इस तरह से माना जाता है। तो क्योंकि इनका जो प्ले ऑफ होता है वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव होता है, तो इस वजह से अभी ये देखो ना, ये 2 लेग्स में हुआ है। ये जो इनका सेमीफाइनल हुआ है ये 2 लेग्स में है। उससे पहले वो 2 एलिमिनेटर्स हुए थे, जिधर वो फिफ्थ टीम और 6th टीम जो थी उसको वो एलिमिनेट हो गई थी ऑब्वियसली। तो वो काफ़ी लंबा इनका एक प्ले ऑफ चलता है, ठीक है। समझ लो तकरीबन ऑलमोस्ट पूरा महीना ही चल रहा होता है 22 मैचेस ख़त्म होने के बाद। तो एक मैसिव ये गेम थी उड़ीसा वाली। और मैं उड़ीसा का भी फ़ैन हूँ, क्योंकि जब वो दिल्ली डायनामोज होती थी तो उस टाइम पे आदिल नबी खेलता था। जब वो दिल्ली डायनामोज होती थी समीर नबी खेलता था। पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल चुके हैं फॉर्मर जो उड़ीसा की, जब वो उस फॉर्म के अंदर थी। तो मोहन बगान वैसे ही मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो बात यह है कि मेरा दिल तो यही चाहता है कि मोहन बगान जीते ISL का टाइटल और ये जो प्ले ऑफ से ही जीते। बट मेरा दिमाग ये कह रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जो मुंबई सिटी है ना, वो पता नहीं, मुझे लग रहा है वो शायद ले जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मुंबई सिटी ISL शील्ड जीती थी और मोहन बगान जो थी वो टाइटल जीती थी। बेंगलुरु को मुझे याद है, सुनील छेत्री की जो टीम थी उनको उन्होंने पेनल्टीज़ पे हराया था। तो इस बार भी मोहन बगान फिर से ISL के टाइटल के लिए फ़ाइट कर रही है, फिर से फाइनल में आ गई है। क्या बैक टू बैक जीत पाएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो दे आर अ बिग टीम। अक्सर बोला जाता है कि जी मोहन बगान जो है वो ISL की रियल मैड्रिड है, अक्सर लोग कहते हैं। तो मेंटालिटी तो वो वाली वो शो कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि मनवीर सिंह जिस तरह से वो खेल रहा था, आई नो उसने कुछ ब्लंडर्स भी किए, लेकिन मोस्टली जो गेम में था ना वो बहुत अच्छा खेल रहा था। मनवीर सिंह बहुत अच्छा खेल रहा था, मुझे उसकी गेम बहुत अच्छी लगी।
अभिषेक जो सूर्यवंशी है, अभिषेक सूर्यवंशी, ही वॉज ब्रिलियंट। जब वो बेंच से उठ के आया, ब्रिलियंट था वो। जिस तरह से वो मिडफील्ड को प्रेस कर रहा था, उड़ीसा की प्रिंसटन रोबेलो को जिस तरह से वो प्रेस कर रहा था, इवन दो प्रिंसटन रोबेलो ओवरऑल तो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक गेम थी उसकी, लेकिन जब वो आया ना तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना शुरू हो गया था। तो दैट इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है कि यार जो चेंजेस किए हैं ना लोपेज़ ने, एंटोनियो लोपेज़ ने, बहुत ही कमाल चेंजेस हुई हैं। एंड जेसन कमिंग्स स्कोर्ड, इवन दो अमरिंदर सिंह ने जो वो सेव किया वो सीधा उसके पैरों में दे दिया, स्ट्रेट इनटू द पार्ट ऑफ जेसन कमिंग्स। ही शुड हैव डन बेटर, ही शुड हैव डन बेटर अमरिंदर सिंह ने। ही हैज़ मेड सम ब्लंडर्स इन ISL दिस सीज़न, और काफ़ी मैंने देखा भी है कि ब्लंडर्स हुए हैं, विद द बॉल भी हुए हैं। बट ओवरऑल अगर मैं गेम में देखूं तो ही मेड सम ब्रिलियंट सेव्स एज वेल। 6-7 सेव्स ऐसे थे जो कि अगर अमरिंदर पाजी ना करते तो उड़ीसा इससे भी बड़े मार्जिन से हार सकती थी। तो आई फील कि ऑब्वियसली अमरिंदर सिंह इज़ नो विशाल केत। विशाल केत एक ज़्यादा सुप्रीम फॉर्म में है, बट ही वॉज डिसेंट, ही वॉज डिसेंट। फिर जो सहाल ने स्टॉपेज टाइम विनर मारा है और अपने अंडकोश का वार किया उसने, और अंडकोश के वार से उसने 3-2 जो है वो जितवाया है एग्रीगेट पे। एंड 2-0 से सॉल्ट लेक स्टेडियम में होम ग्राउंड 60,000 लोगों के सामने मोहन बगान डिफीटेड उड़ीसा। उड़ीसा के लिए बुरा लगा बट मोहन बगान के लिए खुशी थी। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये अब जो नेक्स्ट फाइनल आने वाला है ना, इट इज़ ऑल सेट। मतलब एक ग्रैंड फिनाले के लिए ना हर चीज़ रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। और मनवीर सिंह का मुझे एक चीज़ थी जो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि एक उसको चांस मिला था राइट फ्लैंक से उसको एक चांस मिला था और वो स्क्वायर कर सकता था, वो उस बॉल को स्क्वायर कर सकता था। जेसन कमिंग्स भाग रहा था बीच में, ही शुड हैव स्क्वायर्ड इट बट ही वेंट फॉर द शॉट। और इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है ना हमेशा मनवीर सिंह को ले डूबती है और उसकी टीम को भी ले डूबती है। तो अगर वो अच्छा भी खेले ना तब भी वो 3-4 जगहें ऐसी आती हैं कि वो हग देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। छक्के तो वो खैर मारते ही, हमें पता है इस बात का, लेकिन ये एक मसला है उसके साथ। बट आई एम हैप्पी फॉर सहाल, हैप्पी फॉर जेसन कमिंग्स और पेट्रोटोस ब्रिलियंट गेम। हेक्टर यूस्टे जो उनका सेंटर बैक है, ही परफॉर्म्ड रियली वेल, डिफेंडेड आउटस्टैंडिंगली। उसका एक चांस था 79th मिनट पे जो कि सेव किया अमरिंदर ने अपने कॉर्नर से। बहुत ही अच्छा सेव था यार वो, मतलब मुझे लगा था वो गोल हो गया, वो गोल मार दिया उसने, लेकिन वो है। बट जहाँ मैंने एक बंदे को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, मनवीर की फिर से बात करता हूँ। मनवीर ने गोल लाइन क्लियरेंस भी की थी, अगर वो क्लियरेंस ना होती तो मुझे लगता है वो राल्ते जो है वो गोल मार देता वहाँ पे। एंड राल्ते हैज़ बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म, ही इज़ बीन ब्रिलियंट फॉर उड़ीसा दिस सीज़न जो अभी वो खेला है। लेकिन अमेर अनावादे भाई क्या कमाल प्लेयर है यार वो, मतलब राइट बैक पे, राइट विंग बैक पे जिस तरह वो खेलता है, आई एम बिकमिंग अ फैन ऑफ अमेर रानावादे। अगर सच्ची बात पूछो तो ही इज़ प्लेइंग वेल। 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है अभी भी उसकी बेहतर हो सकती हैं। थोड़ा सा बॉल कंट्रोल और बेहतर हो जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग और बेहतर हो जाए तो और ज़्यादा फिट हो जाएगा वो। ख़ासतौर पे फाइनल थर्ड में ये काफ़ी इंडियंस का प्रॉब्लम है। इंडिया का प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रहा है कि बहुत सी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैसे हैदराबाद FC है, वो जा रही हैं बैंकरप्सी की तरफ, ठीक है। और उनकी बहुत सी ऐसी फ्रेंचाइजीज़ हैं जो कि सुनने में ये आ रहा है कि ब्रेक इवन भी नहीं कर पा रही। क्या इंडिया को इन हालात में प्रमोशन रेलीगेशन की तरफ जाना चाहिए? यस, प्रमोशन रेलीगेशन जो है ना जाना इसलिए चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा देगी। लॉन्ग टर्म में ISL को फ़ायदा मिलेगा अगर रेलीगेशन आएगी तो। अभी रेलीगेशन नहीं आई, प्रमोशन तो आ चुकी है। प्रमोशन तो अभी पंजाब FC आई थी प्रमोट होके और बहुत अच्छा खेली, लेकिन रेलीगेशन और जेपडी जब तक ISL में नहीं आएगी, ISL में बेहतरी आ नहीं सकती, क्योंकि आपको एक पिरामिड सिस्टम ही लाना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। 10 साल फ्रेंचाइज लीग करवाने के बाद भी आपके पास सुनील छेत्री को रिप्लेस करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है कि फ्रेंचाइज जो होती है वो हमेशा जीतने का सोचती है, वो प्लेयर डेवलपमेंट पे उस तरह से इन्हिसार नहीं करती। वो ये कहती है कि भाई हमें प्लेयर डेवलपमेंट नहीं करना, हमारे लिए जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेयर डेवलपमेंट तो हुआ नहीं तो फिर सुनील छेत्री की कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है आपकी आंखों के सामने, ठीक है। इंडिया मस्ट गो टूवर्ड्स अ पिरामिड सिस्टम। इंडिया हैज़ टू फोकस ऑन यूथ सिस्टम। और मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभी ISL के जो क्लब्स हैं उसमें से कितने क्लब्स जो हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से जो कितने क्लब्स हैं उनका जो यूथ सिस्टम है
वो एकदम तगड़ा है। मतलब क्लब्स का, कितने क्लब्स के पास अपना स्टेडियम है? ये मैं अपनी नॉलेज के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट में आप इसका जवाब दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।